जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दीप क्लासेज विकल्प पर। अभी हमारी लाइव स्ट्रीम हो रही थी और नेटवर्क इश्यू की वजह से दोस्तों लाइव स्ट्रीम टूट गई। तो ये वीडियो हम इसमें अब रिकॉर्ड कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है मैं उनको दोबारा शुरू कर रहा हूँ और रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको ये मिल जाएंगे दोस्तों अभी, ठीक है। मैंने आपको बताया था जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर्स के आए हुए हैं सारी चीज़ों को हम लोग PDF फॉर्म में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग इसी प्रकार आपको देते रहेंगे दोस्तों। चलिए खैर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पॉलिटी के क्वेश्चन से प्रैक्टिस क्वेश्चन से दोस्तों। कल की लाइव क्लास में मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में इनमें से किससे संबंधित विषय वस्तु निहित है। चौथी अनुसूची में दोस्तों क्या दिया गया, आप सभी को पता है। जो भाषा है दोस्तों वो आपकी 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया दोस्तों। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया। जो शपथ है वो दोस्तों 3री अनुसूची में, 3rd अनुसूची में आपको शामिल किया गया। पंचायतों की शक्ति दोस्तों 9वीं अनुसूची में है। तो दोस्तों राज्यसभा की सीटों का आवंटन आपका 4थी अनुसूची में आपका शामिल किया गया दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसकी जो मैंने आपको डिटेल बताई है उसको नोटिस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संसद के किसी भी सदन और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई है दोस्तों। संसद से संबंधित मामले, अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो ऑप्शन एलिमिनेट से आप कर सकते हो। अगर संसद की कार्रवाई की मैं बात करूं तो एक शब्द है दोस्तों संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, जो संघ की कार्यपालिका है वो भाग 5 में है। भाग 5 अनुच्छेद नंबर दोस्तों 52 से लेकर के 151 तक आपका भाग 5 के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अब सोचने वाली बात है कि अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में कोई आर्टिकल होगा दोस्तों। तो इस कड़ी में 302 भी समाप्त हो चुका है, 194 भी आपका समाप्त हो चुका है। दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं, 105 है और 124 है। प्रिय बंधु सभी को पता है 105 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट का। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है 105 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। इन सारी डिटेल को भी आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची या कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकारों से संबंधित है। मैंने आपको अभी भी बताया, चौथी में आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, राज्यसभा की सीट्स के बारे में जिक्र किया गया। तीसरी में दोस्तों आपकी शपथ दी गई है। दूसरी में दोस्तों वेतन व भत्ते दिए गए हैं। दोस्तों एक ही आपका बचा है अनुसूची नंबर 1, ये इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन, तो आप सभी लोग इसके बारे में शायद जानते भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 29। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये कह सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है। सभी को पता है 16 में आपका लोक नियोजन में समानता या अवसर की समानता बताई गई है। अनुच्छेद 32 दोस्तों रिट है, यानी कि इसको हम याचिका के नाम से भी जानते हैं, या इसी का एक नाम रखा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 44 में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका बी है। अनुच्छेद 14 में आपको बताया गया है विधि के समक्ष समानता और या समता का अधिकार दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 14 में। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति शपथ लेते हैं, और आपको क्रम से बताना है दोस्तों। देखो 61 और 68 दोस्तों, 61 में महाभियोग है तो पहले दो ऑप्शन आपके खत्म हो रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 60 में शपथ है दोस्तों किसकी, राष्ट्रपति की, लेकिन उपराष्ट्रपति की शपथ 69 में है। तो इस कड़ी में आपका दोस्तों सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी हो जाएगा। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं हमारे देश के जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, वे इनको शपथ दिलाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान के कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद नंबर 6 में जो आपका दोस्तों बताया गया वो बताया गया क्या, बंटवारे के दौरान मतलब 1947-48 के दौरान जो लोग भारत में ही आ गए या भारत में आवर्जन करके प्रव्रजन करके भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद नंबर 4 में आपको बताया गया क्या कि राज्य संबंधित कानून बनाने का अधिकार, मतलब उनकी सीमाओं से संबंधित, उनके क्षेत्रों से संबंधित राज्य क्षेत्र उनके घटाने या बढ़ाने, ऐसा अधिकार केवल और केवल संसद के पास है। अनुच्छेद नंबर 7 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें आपको बताया गया है क्या कि किसी भी
आपका जो हम कह सकते हैं कि बंटवारे के दौरान जो लोग भारत से पाक को प्रवचन करके भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो आपका सी ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विनियमन अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर शब्द हटा दिया गया था? दोस्तों 1956 इसका राइट आंसर है। आप सभी को यह भी जानकारी होगी 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य के 2 भाग कर दिए गए थे, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया था। एक JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर है और एक आपका लद्दाख है दोस्तों। तो राइट आंसर आपका दोस्तों 1956 है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है दोस्तों, तो इसको एकता दिवस के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, एकता दिवस। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। ये आपका पहले ही आपका प्रिंट किया हुआ है, थोड़ा सा ये लाइव क्लास में था तो इस पर आपका निशान लगेगा दोस्तों। चलिए, आपसे पूछा गया दोस्तों क्या, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है? किस भाग में निश्चित वर्गों के या कुछ वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए दोस्तों? भाग जो 17 है दोस्तों, ये आपका भाषा से संबंधित है। भाग 18 में प्रिय बंधु आपातकाल है। भाग 15 में दोस्तों निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग। तो दोस्तों एक ही ऑप्शन बचता है भाग 16। भाग 16 में अनुच्छेद नंबर 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, SC ST के लिए लोकसभा में सीटें रिजर्व की गई, इस प्रकार का दोस्तों प्रावधान किया गया। तो 33 का आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका 34वां क्वेश्चन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके नेतृत्व में पारित हुआ था? जो हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही थी दोस्तों, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन हम इस क्लास को आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ला रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन आप सभी को पता है 1976 में हुआ था और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था दोस्तों समाजवादी, एक प्रिय बंधु पंथ निरपेक्ष था, हम धर्म निरपेक्ष भी कह सकते हैं, और एक आपका अखंडता था दोस्तों। ये 3 शब्द प्रस्तावना में, मूल प्रस्तावना में नहीं थे, लेकिन बाद में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इस समय लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं की जो कार्यकाल की अवधि थी तो 5 वर्ष से बढ़ाकर दोस्तों 6 वर्ष भी की गई थी, वो भी इसी समय था। ठीक है जी, तो दोस्तों इनका आप लोग ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके मौलिक कर्तव्य भी आपके इस समय जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो सवाल यह है कि 1976 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? आप सभी को पता है आपातकाल 1975 में लगा था, जो आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। उस समय प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी दोस्तों। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ये ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने एक भी दिन संसद का चेहरा नहीं देखा, संसद में नहीं गए, यानी कि इनके समय में संसद का कोई भी सत्र नहीं हुआ था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाता है। प्रिय बंधु अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, अच्छा क्वेश्चन है। किस वर्ष में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? दोस्तों लक्षद्वीप फिलहाल चर्चा में भी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद ये चर्चा में है। मालदीव को लेकर के संबंधों में कुछ तनातनी का भी माहौल है दोस्तों, उसी से संबंधित सवाल है। मैं आपको 2-3 बात बता दूं। एक तो लक्षद्वीप आपका, इसमें कुल 36 द्वीप है। कितने द्वीप है दोस्तों? 36 द्वीप है, 36 आइलैंड। इसके अलावा ये परवाल निर्मित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम से आपका कई बार आपका बना हुआ है। परवाल निर्मित आपका द्वीप है ये आपका। तो ये जो आपका केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था 1973 में आपका बनाया गया था दोस्तों। ठीक है, ये भारत के दक्षिण पश्चिम दिशा में आपका स्थित है। वैसे तो दक्षिण में है, लेकिन थोड़ा पश्चिम की तरफ को पड़ता है, आपका इस दिशा में स्थित है दोस्तों। चलिए कर, और हाँ एक चीज और है दोस्तों, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी, भारत का सबसे छोटा जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, वो भी आपको कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1993 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर के पहले मुख्यमंत्री बने? दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखना, दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1991 के तहत एनसीआर का दर्जा दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए, कई एग्जाम्स में आपको बना हुआ है।
तो 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया था। उस समय जो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 36 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपका ये आपके सामने। चलिए, अच्छा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। लाइव में थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन यहाँ आपकी लाइटिंग की कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 300A के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया। आप सभी को मेरे हिसाब से इसकी जानकारी होगी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बता रहा हूं जो मौलिक अधिकार है मूल रूप से उनकी संख्या दोस्तों 7 थी। फंडामेंटल राइट्स की संख्या दोस्तों कितनी थी आपके? मूल रूप से 7 थी। 7 कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूं। जो पहला अधिकार है दोस्तों समता अथवा समानता का अधिकार, समता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। दूसरा मौलिक अधिकार दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। यहां से यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनेगा। यूपी पुलिस ही नहीं, ऑपरेटर का आपका एग्जाम हो सकता है या किसी भी आपका एग्जाम हो सकता है जहां पर रेलवे का, एसएससी का, यहाँ से मौलिक अधिकारों से संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है। इतना मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए। तीसरा दोस्तों है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मौलिक अधिकार आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है। चौथा दोस्तों आपका है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा दोस्तों जो आपका अधिकार हो जाता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। छठा मौलिक अधिकार दोस्तों आपका संपत्ति का अधिकार था। जो वर्तमान में आपका कट चुका है। और सातवां मौलिक अधिकार दोस्तों आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों तो आपसे पूछा गया कि कौन सा अधिकार है जो 1978 में, देखो जो संपत्ति का अधिकार है इसके बारे में आपको बताऊं 44वें संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 ये मौलिक अधिकारों से हटा करके और आपका जी ना, शायद अगर आप लोगों को इधर नहीं चमक रहा हो तो मैं आपको बोल करके बता दूं। जो छठा अधिकार है संपत्ति का अधिकार है और सातवां अधिकार आपका इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। मैंने बोल दिया, आप लोग इसको नोटिस कर लेना दोस्तों। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की सूची से काट करके एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था और अनुच्छेद नंबर 300 के ए में रखा गया था। तो वर्तमान में यह एक कानूनी अथवा विधिक अधिकार है। तो जाहिर सी बात आप लोग आराम से कर सकते हो, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये संपत्ति का अधिकार आपका। सारे मौलिक अधिकारों के मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, यहाँ से बिल्कुल बनता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने सारों को बोल भी दिया है ताकि आप लोगों को अगर यहाँ कुछ चमक ना रहा हो तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर लोगे। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। आसान क्वेश्चन है लेकिन आसान नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो मौलिक कर्तव्य वे आपके नागरिकों पर लागू होते हैं। आप सभी को पता है जो भारतीय संविधान का भाग 4 का क है उसमें आपके मौलिक कर्तव्य यानी अनुच्छेद नंबर 51 के क में मौलिक कर्तव्य और पहले इनकी संख्या 10 थी लेकिन सन 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इनकी संख्या 11 हो जाती है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों इनकी मौलिक कर्तव्यों को लागू किया गया था। तो ये नागरिकों पर लागू होने वाले कर्तव्य है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 39 किसकी अध्यक्षता में गठित संविधान समीक्षा आयोग ने मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की सिफारिश की थी? ऑप्शन ए है पीके जोशी, ऑप्शन बी है एमएन वेंकटचलैया, ऑप्शन सी है यूसी बनर्जी, ऑप्शन डी है माइकल जी एगुइनाल्डो। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? मौलिक कर्तव्यों के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कुछ पहलों की जो सिफारिश की थी दोस्तों बी ऑप्शन है एमएन वेंकटचलैया के द्वारा आपकी की गई थी दोस्तों। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दिवालियापन कानून सुधार समिति
की स्थापना निम्न में से किस वर्ष की गई थी? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है दोस्तों 2014। यूपी पुलिस में इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रबल संभावना रहती है जो आपसे पूछे जा सके, तो 2014 आपका राइट आंसर। 41वां क्वेश्चन दोस्तों, पुंची कमीशन यानी कि पुंची आयोग, जिसे मदन मोहन पुंची के अधीन वर्ष 2007 में नियुक्त किया गया था और 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एक तो आप लोग ध्यान रखना इसको, कब आपका इसको बनाया गया था, 2007 से संबंधित है। 10 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, वो किससे संबंधित है दोस्तों? मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक अधिकारों से, केंद्रीय सेवाओं से, आपका केंद्र राज्य संबंध से दोस्तों। तो दोस्तों राइट आंसर आपका डी है, केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से एक मैं आपको और बता रहा हूं आयोग, जिसको बोलते हैं हम सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। तो सरकारिया आयोग का संबंध भी दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से। दोस्तों मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, आप लोगों को वीडियो के कमेंट में बताना है सभी लोगों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसके बारे में जरूर बताइएगा। तब तक मैं अगले क्वेश्चन की तरफ को चलता हूँ। 42वां क्वेश्चन, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया दोस्तों? अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों, दिव्यांगजनों है, महिलाओं है और अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो दोस्तों ये जो आपका आरक्षित सीटें की गई है वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए की गई, चूंकि यहाँ अनुसूचित जाति यानी कि एससी नहीं ऑप्शन में, तो एसटी है। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए आपका अनुसूचित जनजातियों के लिए आपकी व्यवस्था की गई। तो राइट आंसर आपका दोस्तों ए ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। चलिए 43वां क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना प्रश्न और आपका दीर्घ सूचना प्रश्न। हो सकता है शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा जल्दी से करा रहा हूं। दोस्तों यूपी पुलिस का एग्जाम से टाइम बहुत कम है, मैं भी यही चाहता हूं कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाए, और जिस क्वेश्चन की डिटेल की बात है मैं उसको बता भी रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिएगा, क्वेश्चन की संख्या भी दोस्तों ज़्यादा है। तो कौन सा संसदीय प्रश्न? देखो तारांकित प्रश्न बिल्कुल है, और ये वे प्रश्न होते हैं जिन्हें मौखिक रूप से पूछा जाता है। अतारांकित प्रश्न ये लिखित प्रश्न होते हैं दोस्तों, जिनका उत्तर आपका लिखित माना जाता है, ये लिखित रूप में अपेक्षा की जाती है। अल्प सूचना प्रश्न दोस्तों ये भी 10 दिन के नोटिस के अंदर पूछे जाने वाला प्रश्न है। दीर्घ सूचना प्रश्न दोस्तों ये कोई प्रश्न का प्रकार नहीं है, तो या ये आपका लोकसभा है, ये आपका संसद से संबंधित कोई ऐसा मामला नहीं है, ऐसा प्रश्न नहीं है। तो राइट आंसर दोस्तों आपका डी है दोस्तों। चलिए खैर 44वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? स्टार लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम्स में आया हुआ है। तो जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से दोस्तों लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अच्छा क्वेश्चन था, कई बार आपका एग्जाम से पूछा भी गया दोस्तों। चलिए 45वां क्वेश्चन, जी दोस्तों चलिए, राज्यसभा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा से संबंधित आपको संवैधानिक प्रावधान बताना है, कौन सा सही है और कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। ये आपका राइट आंसर है, मतलब ये आपका बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये तो गलत है दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष, ये भी गलत है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा के, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, यही आपका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 64 अंडर आर्टिकल 64, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या, जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो 64 में आपके प्रावधान किया गया। 63 में उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में बताया गया। चलिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के बारे में इनके 3 कथन सही होंगे, एक सही नहीं है, वो आपको बताना है। चलिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों। वे संसद के एक अंग है, बिल्कुल जी, उनके बिना तो कोई कानून बन ही नहीं सकता। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये भी बात सही है दोस्तों। उनके चौथा ऑप्शन है, उनके पास वीटो शक्ति, वीटो पावर है, बिल्कुल है, जिसके द्वारा वे संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रोके रख सकते हैं या
स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं। दोस्तों यही ऑप्शन आपका थोड़ा सा गड़बड़ है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है, बिल्कुल बात सही है। और 3 प्रकार की वीटो आपकी होती है, आपकी जैसे पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और आपकी पॉकेट वीटो। 3 प्रकार की आपकी वीटो होती है, मैं लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन आपसे बन सकता है। दोस्तों एक आपका पूर्ण वीटो, एक होती है निलंबन वीटो, और एक है दोस्तों पॉकेट वीटो। कौन से दोस्तों? पॉकेट वीटो। दोस्तों वीटो का पावर तो कर सकते हैं, वीटो पावर का यूज तो ये कर सकते हैं, लेकिन ध्यान से समझना, राष्ट्रपति धन विधेयक को मना नहीं कर सकते। धन विधेयक पर ये लाया ही राष्ट्रपति की सहमति से जाता है, इसको राष्ट्रपति मना नहीं कर सकती। तो इस कंडीशन में आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। और धन विधेयक को जो मनी बिल होता है, मनी बिल दैट मीन्स धन विधेयक, इसे राज्यसभा भी मना नहीं कर सकती। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 108 में 110 में इसका प्रावधान किया गया धन विधेयक का, और ये इसको मना नहीं कर सकती। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जिनको हम स्पीकर के रूप में दोस्तों जानते हैं। तो खैर अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर है 47वां क्वेश्चन। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा वेतन और भत्ते, उनके भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत की किस निधि से प्रभारित किए जाते हैं, किस निधि पर इनका भार होता है? दोस्तों आप लोग ध्यान से समझना, एक आकस्मिक जो निधि है, अनुच्छेद नंबर 267 में इसका जिक्र है। संचित निधि का दोस्तों अनुच्छेद नंबर 266 में इसका जिक्र है। तो 2 निधियां बहुत इंपॉर्टेंट है। आकस्मिक निधि के बारे में ये फैक्ट है, यहां से जो पैसा निकाल सकते हैं आपदा के समय केवल राष्ट्रपति ही निकाल सकते हैं दोस्तों, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तो इस कंडीशन में दोस्तों आंसर इसका संचित निधि है। भारत में जितना भी वेतन है समथिंग आपका संचित निधि दिया जाता है। जो केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार से संबंधित लोग हैं, उन्हें केंद्र की संचित निधि से, जो राज्य सरकार के कर्मचारी है तो उन्हें आपका राज्य की संचित निधि से आपका वेतन दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपके सामने सी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं 48वां। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसमें? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दोस्तों आपको पता होगा शायद, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, आपकी ये निहित होती है। यहीं से आपका क्वेश्चन बनता भी है। चलिए, संविधान का प्रमुख राष्ट्रपति को माना जाता है, संवैधानिक प्रमुख। 49वां क्वेश्चन, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया था, यानी कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था, ये काम 1978 में हुआ था। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री दोस्तों मोरारजी देसाई उस समय है, जो जनता दल है उसकी तरफ से प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है दोस्तों। चलिए 50वां क्वेश्चन दोस्तों, आपको बताना कौन सा कथन सही है। 3 क्वेश्चन आपके, 3 कथन आपके गलत होंगे, 1 कथन आपका सही होगा, आपको वो बताना है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों सही है आपका। भारत के महान्यायवादी राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं दोस्तों, ये आपका अच्छा आपको सही बताना है, इनके 3 गलत है। तो पहला जो आपका सही है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। भारत का महान्यायवादी राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, गलत है। राष्ट्रपति पदेन सभा के सभापति होते हैं, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री, बिल्कुल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेरे हिसाब से पहले भी आपका एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए दोस्तों 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है, और प्रधानमंत्री के रूप में आपको दोस्तों 25 वर्ष की आयु होती है। राज्यसभा का जो सदस्य आपका कम से कम आपका 30 वर्ष का बन सकता है, और जो ग्राम प्रधान होते हैं दोस्तों वो 21 वर्ष के बन सकते हैं, ग्राम प्रधान। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये आपके चारों के बारे में डिटेल दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 साल के व्यक्ति होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के रूप में 2 बार सेवा करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 2 बार सेवा करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 1 बार राष्ट्रपति बने हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये भी 1 बार बने, प्रणब मुखर्जी ये भी 1 बार बने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका कार्यकाल दोस्तों 1950 से लेकर के 1962 तक रहा है, और ये 2 बार राष्ट्रपति के रूप में 1952 में पहली बार बने थे, फिर 57 में दूसरी बार बने हैं। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा है दार्शनिक राजा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के रूप में जानते हैं? दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों। ठीक है, चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मृत्युदंड को कौन क्षमा कर सकता है? संसद, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राज्यपाल और राष्ट्रपति। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सोचिएगा, बताइएगा
चलो खैर मैं बता देता हूँ आप लोगों को। मृत्युदंड को केवल और केवल राष्ट्रपति ही आपके क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, अनुच्छेद नंबर 72 के तहत, अंडर आर्टिकल 72। राज्यपाल को सजा कम करने का अधिकार है दोस्तों, मृत्युदंड को भी माफ नहीं कर सकते। कुछ कंडीशन में दोस्तों हो सकता है, लेकिन ये 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, लेकिन यहाँ आपका आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आर्टिकल के तहत, इन विच आर्टिकल, ठीक है। राज्यपाल जो है सजा को माफ कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से किसी की सजा को माफ कर सकते हैं। समाधान का प्रावधान राज्यपाल के लिए किस आर्टिकल में आपका, राष्ट्रपति का मैंने आपको बता दिया 72 में दोस्तों। चलिए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 54वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और इसके बारे में आपको फिर थोड़ी सी डिटेल बता दे रहा हूँ। एक शब्द होता है दोस्तों मंत्रिमंडल, और दोस्तों एक शब्द होता है मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद। अब एक चीज समझिएगा, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। एक होते हैं दोस्तों राज्य मंत्री, और एक होते हैं दोस्तों उपमंत्री। अब वैसे कहीं कहीं आपको राज्य मंत्री अलग से, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अलग से, लेकिन वो आपका राज्य मंत्री की श्रेणी में आते हैं। तो 3 प्रकार के मंत्री हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, एक अच्छा पॉइंट है। यदि सभी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री मीटिंग, यदि सभी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री की मीटिंग होती है तो दोस्तों समझ जाना मंत्रिमंडल की मीटिंग हो रही है, मंत्रिमंडल की मीटिंग है। ध्यान से नोटिस करना, यदि सभी मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग है तो समझ जाना मंत्रिमंडल की मीटिंग है। लेकिन अगर जो कोई मीटिंग में तीनों प्रकार के मंत्री हिस्सा ले रहे हैं दोस्तों, तो समझ जाना ये जो मीटिंग है मंत्रिपरिषद की है दोस्तों। कौन कितने की आपकी, मंत्रिपरिषद की आपकी ये मीटिंग हो रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया कौन मंत्रिपरिषद में एक प्रकार का मंत्री नहीं है, तो राज्य मंत्री भी है, संघ मंत्री यानी कि इसको कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, प्रत्यक्ष मंत्री कोई मंत्री नहीं होता, ये आपका राइट आंसर है। उपमंत्री भी आपके मंत्री होते हैं। मैंने आपको सारी चीजें आपको बता दी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोगों को अच्छा लगे। वीडियो कैसी लग रही है आपको, क्वेश्चन की क्वेश्चन आपका कंटेंट कैसा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, क्वेश्चन कैसे आपके सामने आ रहे हैं, इस बारे में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, तब तक अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंच सकते हैं। एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए एक व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है, ध्यान से समझना, डॉट डॉट डॉट, इनमें से क्या है, क्या जो एक निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए एक व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र का अधिकार है। हड़ताल है, वीटो है, हड़ताल और वीटो दोनों है, न हड़ताल है न वीटो। दोस्तों आपका वीटो जो है आपका, वो एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, एक पार्टी का एक अधिकार हो सकता है आपका, क्या किसी भी एक निश्चित निर्णय कानून को रोकने के लिए। चलिए क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है दोस्तों। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को जो भंग करने का अधिकार होता है, राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं इनके पास भी नहीं होता, लोकसभा के अध्यक्ष के पास भी नहीं होता, उपराष्ट्रपति के पास भी नहीं होता दोस्तों। ये कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति कर सकते हैं। इनको आपका उसके कार्यकाल से पहले ही लोकसभा को भंग कर सकते हैं दोस्तों। चलिए क्या दोस्तों, अनुच्छेद नंबर 185 में संसद के सत्र और 17 स्थान बताया गया, और अनुच्छेद नंबर 87 में दोस्तों अभिभाषण है राष्ट्रपति का। संसद में विशेष अभिभाषण है राष्ट्रपति के बारे में आपको बताया गया 87 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का चैनल है। बहुत बेहतरीन और टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन है। कौन व्यक्ति है जो मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का चैनल है। इस कड़ी में उपराष्ट्रपति माने जाते हैं, या प्रधानमंत्री माने जाते हैं, या राज्यसभा के सभापति माने जाते हैं, या लोकसभा के अध्यक्ष माने जाते हैं। सोचिएगा थोड़ा सा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन मंत्रिपरिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार चैनल है दोस्तों राइट आंसर आपका भारत के प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में ये आपका संचार का साधन होते हैं, सारी चीजों का आपका यही करते हैं, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये आपके मुख्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है। अब भारत सरकार, अगर संविधान के प्रमुख की मैं बात करूं तो राष्ट्रपति में लगा था, लेकिन आपसे पूछा भारत सरकार का प्रमुख, तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे, और ये आपका सरकार के प्रमुख आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला प्रिय बंधु देखते हैं इसका आंसर कौन बताएगा, लेकिन ये लाइव वीडियो नहीं है। चलो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता देना। परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है।
तो जितने भी मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद नंबर 75 में स्पष्ट लिखा हुआ है क्या कि 75 के फर्स्ट में है दोस्तों क्या, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे। तो इस कंडीशन में आपका दोस्तों प्रधानमंत्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए दोस्तों थोड़े क्वेश्चन और बचे हैं। संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का पद कितनी बार उल्लेख हुआ है, 15 बार, 20 बार, 10 बार या कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा न्यायिक पुनर्विलोकन आपका ये एक व्यवस्था है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें आपका एक व्यवस्था इस प्रकार की सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीनस्थ आपका हाई कोर्ट होता है, उसके अधीनस्थ जो आपके जिला स्तर के न्यायालय या उनके भी अधीनस्थ कुछ न्यायालय होते हैं उनके बारे में बताया गया। तो आपका इस प्रकार का वैसे कोई शब्द नहीं दिया गया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। एकीकृत और द्वैध प्रणाली दोनों पर है। द्वैध न्यायालय प्रणाली या बहु न्यायालय प्रणाली या एकल एकीकृत प्रणाली? तो दोस्तों सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ये आपका राइट आंसर है। एकल एकीकृत प्रणाली है, यानी कि किसी की भी दखलंदाजी नहीं है। आप सभी को पता होगा भारतीय लोकतंत्र के 3 हिस्से हैं। एक होता है आपका विधायिका, एक है दोस्तों कार्यपालिका और एक होता है दोस्तों न्यायपालिका। अब आप लोग ध्यान से समझना, विधायिका का कार्य होता है कानूनों को बनाना, कार्यपालिका का कार्य है दोस्तों उनको लागू करना, लेकिन न्यायपालिका जो करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। क्या करती है? विधायिका ने कानून सही बनाए हैं नहीं बनाए हैं इनकी टेस्टिंग होगी, कार्यपालिका ने कानून सही से लागू किए हैं नहीं किए इनकी टेस्टिंग होगी। तो दोस्तों एक बिल्कुल एकीकृत है और एकल प्रणाली है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये मैटर है। क्वेश्चन नंबर 62, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, भारत में सबसे पहले जो नगर निगम बना था 1687-88 ईस्वी में, कहीं 87 है कहीं 88 है, ये मद्रास बना था। तो भारत का पहला नगर निगम दोस्तों कौन सा है? मद्रास है। तो नगर निगम की जो बैठकों की अध्यक्ष करते हैं एक शब्द है मेयर, इसी को हम लोग महापौर के नाम से भी जानते हैं, महापौर। दोस्तों ये आपका नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सांविधिक निकाय है? बहुत शानदार क्वेश्चन है और स्टूडेंट अक्सर कर इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। आपसे सांविधिक निकाय पूछा गया है, ठीक है ना, स्टेचुअरी बॉडी पूछी गई है, आपसे संवैधानिक निकाय नहीं पूछा गया है। सांविधिक निकाय आप सभी को पता है, वित्त आयोग का जिक्र संविधान के अनुच्छेद नंबर 280 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों हमारे कौन थे? के.सी. नियोगी थे, ठीक है। वर्तमान में आपका 15वां वित्त आयोग है, उसके अध्यक्ष आपका एन.के. सिंह। यूपीएससी अनुच्छेद नंबर 315 में आपका बताया गया है संघ लोक सेवा आयोग। कैग अनुच्छेद नंबर 148 में बताया गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी स्थापना भारत में 1993 में हुई थी और इसकी जो सदस्यों का कार्यकाल है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी आपका पहले होगा। इन सभी की नियुक्ति आपके राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों। एक अध्यक्ष होता है, 5 अन्य सदस्य होते हैं आपके ऊपर और आपके 7 डीम्ड सदस्य इसमें होते हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में एनएचआरसी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ अधिनियम द्वारा शासित होता है। स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में सीआरपीएफ अधिनियम बनाया गया? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सीआरपीएफ, इसकी स्थापना भारत में 1939 में की गई थी। ये आपका एक पुलिस बल है दोस्तों, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा जल्दी से आप लोग, ठीक है। जी जी 1949 इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसकी स्थापना 1949 में हुई। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। भारत में कौन सा वैधानिक निकाय मानव अधिकारों की देखभाल करता है? आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में क्वेश्चन और बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 में कैग
कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, यानी कि उसको बोलते हैं नियंत्रक एवं मालेगा परीक्षक, इनकी नियुक्ति का प्रावधान है। इनकी नियुक्ति एक तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति महोदय करेंगे। और दोस्तों इनको जो पद से हटाया जा सकता है वो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संसद की सिफारिश पर, संसद की सिफारिश पर। तो सीधे सीधे मैं कह सकता हूं दोस्तों क्या कि इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, इनको वैसे नहीं हटाया जा सकता दोस्तों। और ये भारत सरकार के सबसे बड़े वित्तीय सलाहकार होते हैं, भारत सरकार के सबसे बड़े वित्तीय सलाहकार होते हैं दोस्तों ये आपको। तो इस कंडीशन में राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, 66 का सी है दोस्तों। चलिए खैर दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ को हम लोग चलते हैं जी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के समय यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं जी रात्रि में। चलिए खैर, जब भारत आजाद हुआ, ये आपका स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ 1947 में दोस्तों। उस समय भारत में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली थे दोस्तों। क्लीमेंट एटली दोस्तों लेबर पार्टी के थे, आपसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इन्होंने वादा किया था क्या यदि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनती है तो वे भारत को आजाद कर देंगे दोस्तों। जो रैमजे मैकडोनाल्ड आपके 1932 में आपका जो सांप्रदायिक पंचाट, 1932 में आपका जो पूना पैक्ट है, सांप्रदायिक पंचाट के जनक इनको माना जाता है दोस्तों। आपको विंस्टन चर्चिल आपका दोस्तों ये दुनिया के पहले प्रधानमंत्री है जिन्हें नोबेल मिला हुआ है, साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला हुआ है दोस्तों। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नेपाल का नया संविधान अपनाया गया? नेपाल का संविधान सबसे बाद में बना था सार्क देशों में, SAARC। देखो इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें आपके 8 देश हैं, MBBS पेन PAIN। आप लोग ये ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकते हैं। सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका स्थापना दोस्तों इसकी ढाका में हुई थी, लेकिन इसका सचिवालय मुख्यालय काठमांडू में। इन देशों पर मैं जिक्र करूं तो M4 मालदीव है दोस्तों। ऑप्शन में म्यांमार भी आता है, लेकिन म्यांमार नहीं, M से आपका मालदीव है। M से मालदीव है, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। M से मालदीव, फिर भूटान, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया यानी कि भारत है, N से नेपाल है। एक क्वेश्चन आता है सबसे बाद में कौन सा देश जुड़ा है? इसमें आपका अफगानिस्तान। तो इसमें जो देशों की संख्या थी 7+1 थी। लास्ट वाला देश आपका दोस्तों कौन सा है? अफगानिस्तान है। तो नेपाल का संविधान आपका, क्योंकि सार्क का जो मोटिव है वो है आपका स्थायी लोकतंत्र की स्थापना करना, तो इसके तहत आपका 2015 में नेपाल का संविधान आपका लागू हुआ था दोस्तों। भारत का एक पड़ोसी देश। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत नेपाल के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य समान क्षेत्र में लोगों का कल्याण करना था दोस्तों? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी आपका 2012। जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। जी दोस्तों ये आपका 2008 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत शानदार है। इस प्रकार के भी पुलिस में क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त किया? ये आपका संपत्ति से, पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के है, और ये आपका 1956 का मामला है। और बाद में इसको संशोधित भी किया गया था, शायद 2005 में इसको संशोधित किया गया था दोस्तों। तो 1956 में आपका ये आपका पारित किया गया था, इसको समाप्त किया गया था। हाँ जी, पिता की संपत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष संशोधित किया गया दोस्तों? वही मैंने आपको बताया 2005 में। मिताक्षरा एक शब्द आपका इससे ही संबंधित है दोस्तों। जो मिताक्षरा है वो आपका इसी से संबंधित एक शब्दावली है, इसी से संबंधित एक आपका स्कूल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 354, धारा 354 किससे संबंधित है दोस्तों? स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए, अपहरण करने के लिए दंड, किसी व्यक्ति को गंभीर आघात या मृत्यु का भय दिखाकर रंगदरी वसूलना, या किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना। दोस्तों आईपीसी की धारा 378 में आपको चोरी की परिभाषा बताई गई है, इसका आप लोग ध्यान रखना।
आईपीसी की धारा जो 100 है दोस्तों, इसमें आपका आत्मरक्षा का अधिकार बताया गया है। लेकिन 354 के कुछ सेगमेंट है ए बी सी डी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि किसी स्त्री की लज्जा भंग करने से उस पर या उस महिला पर हमला किया गया है दोस्तों, उससे संबंधित है। ऑप्शन डी में आपका किसी स्त्री को पर आपका उसकी लज्जा भंग करने से संबंधित है 354 का जो डी है, और यहाँ भी ऑप्शन डी आपका बैठ है। चलिए क्या दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका, किसकी धारा 20 मानसिक रोग से ग्रस्त प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देते हैं। मानसिक रोग से ग्रस्त यानी कि जो मेंटल, जो एक तरह से बीमार हो चुके हैं उनके लिए, तो दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ये इसका राइट आंसर है। इसकी धारा 20 के तहत तो सम्मान से जीने का अधिकार इनको प्रदान करते हैं दोस्तों। 74वां क्वेश्चन दोस्तों, भारत में कौन से एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये भी है। भारतीय जनता पार्टी ये भी है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दोस्तों शायद ये नहीं है, मेरे हिसाब से आपका डी ऑप्शन है। एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, लेकिन इसका डी ही आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये डाटा बदल गए थे। सॉरी दोस्तों, बी है दोस्तों। नेशनल कॉन्फ्रेंस दोस्तों ये आपका राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं है। इसके अलावा आपकी बहुत सारी, जैसे आपका तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों, एमसीपी है दोस्तों। चलिए कर अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? 1956 दोस्तों। LIC का जो आपका अधिनियम 1956 में पारित किया गया था। आसान क्वेश्चन है दोस्तों। FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों 1965 में की गई थी, आपके जनवरी के महीने में की गई थी। तो दोस्तों इसके बारे में भी आप लोग डिटेल अच्छे से समझना, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए खैर अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो गठन किया गया था किसके तहत किया गया था? वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण 1997। तो दोस्तों आपका 1974 वाला आपका राइट आंसर है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 इसका राइट आंसर है। 4 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? चुनने का अधिकार, राइट टू चूज, ये भी है। सूचित रहने का अधिकार बिल्कुल है। निवारण चाहने का अधिकार बिल्कुल है दोस्तों। काम का अधिकार आपका नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। 78वां क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में जो आपको रिकॉर्ड थी उसमें भी करा चुका हूँ। 6 राज्य है दोस्तों, मैं इनके नाम लिख देता हूँ। द्विसदनीय मॉडल यानी कि जहाँ आपका विधानसभा भी होगी प्लस के विधान परिषद भी होगी। अनुच्छेद नंबर 168 में विधानमंडल का जिक्र किया गया। तो पहला राज्य यूपी है, दूसरा दोस्तों बिहार है, तीसरा राज्य दोस्तों महाराष्ट्र है, चौथा राज्य दोस्तों कर्नाटक है, पांचवा दोस्तों आंध्र प्रदेश है और छठा राज्य दोस्तों आपका तेलंगाना है। दोस्तों ये तेलंगाना है, कभी आप लोग इसको अलग से समझिएगा। 7वां राज्य दोस्तों आपका ये था जम्मू कश्मीर था, लेकिन वहां से विधान परिषद समाप्त कर दी गई है। तो दोस्तों अब वहां एक ही सदन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 ने भारत के कौन से भाषाई राज्य का गठन किया था? दोस्तों आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर भारत का पहला राज्य बना था। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसका बी है। भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य दोस्तों आपका ये था। यहां से कुछ क्वेश्चन बनते। एक आपका है आपका SK धर आयोग, यह राज्य पुनर्गठन से संबंधित मामला है, 1948 में बनता है। इसके बाद एक समिति बनी थी JVP समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारामैया, ये भी आपकी इसी समय समिति बनी थी। फिर इसके बाद आपका 1953 में एक आयोग का गठन हुआ था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, इसकी रिपोर्ट जो थी आपकी दोस्तों 1955 में आई थी, और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में आपका इसी समय लागू हुआ था। फजल अली आयोग में दोस्तों 3 सदस्य हुआ करते थे। एक थे KM पणिक्कर, HN कुंजरू यानी कि हृदयनाथ कुंजरू, और दोस्तों तीसरा नाम आपका कौन थे? फजल अली। और फजल अली दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, फजल अली।
ये इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मतलब इसके बारे में डिटेल बताई गई है, तो आप लोग इसको नोटिस कर लेना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम से सवाल बन सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका ये माना जाता है दोस्तों। चलिए अगर दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, जी, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियां होती है? तो दोस्तों ये हो सकता है पूछा जाए कभी, राइट आंसर इसका दोस्तों 2 है। अच्छा क्वेश्चन है, वैसे लेवल से कुछ बाहर का है, लेकिन हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में संविधान के आपके कंप्लीट क्वेश्चन किए गए हैं। वैसे लाइव स्ट्रीम में ले रहा था, लेकिन लाइव स्ट्रीम नेटवर्क की वजह से टूट गई, उसके लिए मैंने कहा था आपसे माफ़ी भी मांगी थी दोस्तों। क्वेश्चन सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में किए हैं, ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मोटिव सिर्फ यही था, थोड़ा सा तेजी भी अगर की गई है, क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा थी, मैं चाह रहा था कि सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि अब ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा ज़्यादा हम डिटेल में बात करें वो शायद ज़्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि 18 फरवरी को आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होना है। बाकी दोस्तों आगे मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत सारा कंटेंट एक बार फिर से लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद।